हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन मिसलेनियस टॉपिक में। आपका ये टॉपिक कवर आएगा यूनाइटेड नेशन। उम्मीद है कि इससे एक सवाल आपके 11 जीपीएससी में सवाल पूछा जा सकता है, तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे और सभी पहलुओं को देखेंगे जहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा मेरे द्वारा यूट्यूब में एक डेली टारगेट नाम से प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसमें आपको डेली रात में टारगेट दे दिया जाता है, उसे आपको सुबह कंप्लीट करना होता है, क्योंकि पता है कि लगभग 40 दिन बचा हुआ है जेपीएससी प्रीलिम्स में। ऐसे में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप जो पढ़े टारगेट बना के पढ़े। तो जो टारगेट दिया जाता है उसका नेक्स्ट डेट पे टेलीग्राम पर 9:30 बजे रात पे उस पर डिस्कशन होता है, उसमें क्विज होता है, सवाल पूछा जाता है। तो आप चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है। और 40 दिन है अभी भी। आप अगर आप टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करते हो, डेली कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, तो आपको रिजल्ट रिजल्ट हो सकता है आपका। तो एक अच्छा है, चाहे तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए यूनाइटेड नेशन पढ़ते हैं, कंप्लीट लेक्चर है ये। तो पता है कि 1914 से 1918 के बीच वर्ल्ड वार वन हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि जो वर्ल्ड वार वन हुआ था उसमें लीग ऑफ नेशन का स्थापना हुआ था, लेकिन देखा गया कि ये अपने आप में बहुत विरोधाभास नज़र नज़र आ रहा था। तो इस कारण से इसको समाप्त कर दिया गया। और जब द्वितीय विश्व हुआ 1939 और 45 में, तो यूनाइटेड नेशन का स्थापना किया गया। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य था कि शांति स्थापित करना, और दूसरी बड़ी बात थी कि तीसरा वर्ल्ड वार नहीं हो, तो वो देखना था, इसको रोकना था। इसलिए यूनाइटेड नेशन का मूल उद्देश्य था शांति स्थापित करना और सभी राष्ट्रों के बीच एकजुटता अपनाना, और विकास की राह पर आगे बढ़ना, और कोई युद्ध ना हो आगे चलकर, इसे ध्यान ध्यान देना। तो ऐसे इस प्रकार से यूनाइटेड नेशन का स्थापना हुआ। शुरुआत में इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे 51 मेंबर थे, और अब 193 मेंबर है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका लेटेस्ट मेंबर कौन है, ये आपका बताइए। ठीक है, ताइवान पैलेस्टीन वेटिकन सिटी ये इसके मेंबर नहीं है, कई बार सवाल पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। भारत फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, तो भारत फाउंडिंग मेंबर है। भारत हमेशा यूएन में यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की मांग करता है, वो मेंस का टॉपिक है, लेकिन ध्यान रखना है कि भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है। ये सवाल पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो हम लोग देख लिए कि 1914 से 1918 वर्ल्ड वार वन हुआ था, उस समय लीग ऑफ नेशन का स्थापना हुआ था, लेकिन लीग ऑफ नेशन कहीं ना कहीं तटस्थ नहीं था, जिस कारण से इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 और 45 में, तो एक ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो समाज में एकजुटता ला सके और शांति स्थापित कर सके, ताकि तीसरा वर्ल्ड वार ना हो। इस कारण से एक मुख्य यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। भारत का याद रखना है कि शुरुआत में 51 मेंबर थे, अब इसका 193 मेंबर है। आप मुझे बताइए कमेंट में कि लेटेस्ट मेंबर इसका कौन है। ठीक है, और भारत इसका फाउंडिंग मेंबर रह चुका है, ये ध्यान रखना है, भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, हेड क्वार्टर कहाँ है इसका, तो न्यूयॉर्क है, यूएसए में, ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, सवाल पूछा जा सकता है, तो हम लोग देख लेते हैं। इंग्लिश है, ठीक है, अरबिक है, चाइनीज़ है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, और रशियन है। ये इसका 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो फर्स्ट टाइम के ऐप से मिलेगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और आप चैनल में नए हैं तो उसको लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर कीजिए। यहाँ जो वीडियो आएगा काफ़ी ऑथेंटिक रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा। मैंने एक वीडियो बनाया था जेएसएससी सीजीएल के लिए, खोटा से रिलेटेड था, और 10 मिनट का वीडियो था। उसी 10 मिनट से लगभग 20 से 25 सवाल खोटा में आया। वो भी वीडियो पढ़ा है, रचना और रचनाकार से रिलेटेड होगा, तो चाहे तो देख सकते हैं। तो ऐसा वीडियो मैं क्यों बनाया, मैं फिर से बताना चाहता हूँ। इसको बनाने के पीछे मेरा मेन उद्देश्य था म्यूनसिपल का पेपर। जब म्यूनसिपल का पेपर हुआ था, मैं उसको क्वेश्चन को एनालिसिस किया था, उससे ट्रेंड समझ में आया था। तो जब अभी जेपीएससी हाल फिलहाल में बैकलॉग का एग्जाम लिया, तो उसको भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, और जो मेरा लेक्चर रहेगा उसी पर डिजाइन रहेगा। तो उसको फॉलो कीजिए, लेक्चर को भी देखिए, यूट्यूब में जो वीडियो पड़ा है उसको भी देखिए, आपको पूरा लाभ होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग 6 ऑफिशियल लैंग्वेज को देख लिए, और 6 प्रिंसिपल ऑर्गेन कौन कौन सा है, जो 5 अभी एक्टिव है। ठीक है, तो यूएनजी है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको संयुक्त राष्ट्र महासभा भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें याद में रखना है कि इसका टोटल मेंबर, इसके जो 193 मेंबर टोटल है, सब इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, ये सार्वभौमिक होता है, या इक्वल राइट होता है। इसमें आगे चलकर फिर से बात करेंगे। प्रेसिडेंसी इसमें रोटेट होते रहता है। ठीक है, 5 जोग्राफिक ग्रुप है बटा हुआ, उसमें जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट रोटेट होते रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इंडिया फाउंडिंग मेंबर बात कर लिए। इसका क्या काम क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का तो विचार विमर्श करना, नीति निर्धारण करना, ठीक है। मेन ये पॉइंट याद रखिए, सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला है ये, ठीक है। मतलब जो 193 मेंबर है सब इसका पार्ट है, बाकी का नहीं होंगे, लेकिन इसका जो 193 मेंबर है सब इसके भाग है, इसलिए इसको कहा गया सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखना है। प्रति वर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य को वार्षिक महासभा का आयोजन न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। इसके जो अध्यक्ष है प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा एक वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। इसका जो अध्यक्ष है एक साल के लिए चुना जाता है महासभा द्वारा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। इसका मेन काम है कि बजट पेश करना, यूएन पीस कीपिंग फोर्स होता है, पता ही होगा। जब कहीं देश में अशांति फैल चुका है तो यूएन अपना पीस कीपिंग फोर्स भेजता है, तो ये डिसीजन कौन लेता है? यही डिसीजन लेता है, ठीक है। उसके बाद नॉन परमानेंट मेंबर अपॉइंटमेंट। नॉन परमानेंट मेंबर क्या होता है हम लोग बात करेंगे, तो उसका भी अपॉइंटमेंट ये इसी का काम है। किसका काम है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ही काम है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का देख लिए 193 मेंबर है। ये ध्यान में रखना कि सार्वभौमिक इसका प्रतिनिधित्व वाला एजेंसी है, ठीक है, एकमात्र है। अब हम लोग बात करते हैं इसका काम भी देख लिए, बजट पेश करना, यूएन पीस कीपिंग फोर्स को भेजना, नॉन परमानेंट मेंबर को अपॉइंटमेंट, सब इसी का काम है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे सुरक्षा परिषद, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझेंगे। नॉन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये इसका प्राथमिक जिम्मेवारी क्या है? तो शांति, सुरक्षा, पीस कीपिंग, ठीक है। इसमें इसके 15 सदस्य, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। 10 होते अस्थायी और 5 अस्थायी। अस्थायी कौन कौन से, ये बात करते हैं हम लोग। अस्थायी आपके चीन है, ये याद रखिए, डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूएसए और यूके, ठीक है। तो 5 अस्थायी कौन से हो गए? चीन हो गए, फ्रांस हो गए, रूस हो गए, यूएसए हो गए और यूके। ये 5 याद रखना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि जो ये एकमात्र ये है, एकमात्र है जो बाध्यकारी रिजोल्यूशन भी पास कर सकते हैं, बाइंडिंग रिजोल्यूशन सुरक्षा परिषद। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि एकमात्र यूएन में सुरक्षा परिषद ही है, या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है जो बाइंडिंग रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं, ठीक है। 10 इसमें गैर अस्थायी सदस्य है। इसमें मैंने बताया कि 5 परमानेंट हो गए। परमानेंट कौन कौन है? चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस, यूएसए, यूके, और 10 हो गए आपके गैर अस्थायी, मतलब नॉन परमानेंट हो गए। ये महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए, याद रखना, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। इन लोग का जो कार्यकाल होता है, जो गैर अस्थायी होते हैं, गैर अस्थायी पहले समझिए कि 10 होते हैं, 5 हो गए परमानेंट, 10 हो गए गैर अस्थायी, नॉन परमानेंट जिसको बोल सकते हैं। तो ये लोग कितने साल के लिए चुना जाता है? तो 2 साल के लिए। एकदम सिंपल भाषा में आप समझिए इस बात को, ठीक है। जापान याद रखिएगा, 11 बार चुने गए जापान। अब भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य बन चुका है, अस्थायी, नॉन परमानेंट। भारत कितना बार अस्थायी? तो 8वां बार, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत हमेशा मांग करता है कि परमानेंट मेंबर का यूएन में सुधार की बात करता है, वो मेंस का टॉपिक है, परमानेंट मेंबर की मांग करता है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात है कि भारत सवाल पूछा जाएगा कि अभी तक नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में कितना बार भारत चुना गया, तो इसका आंसर होगा 8 बार। ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। वीटो पावर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पूछा जाता है कि वीटो पावर एक्चुअली होता क्या? तो जो परमानेंट मेंबर है उनके पास कुछ शक्ति होती है। अगर उनमें से कोई भी सदस्य, कुछ रिजोल्यूशन आया, कोई प्रस्ताव आया, अगर जो जो 5 परमानेंट सदस्य है वो कोई भी एक अगर वीटो लगा दिए, तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पावर, मतलब विशेषाधिकार दिखाता है, और इस कारण से भी यूएन में सुधार की मांग की जाती है। सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव, देखिए क्या लिखा हुआ, सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव को वीटो मतलब अस्वीकार करने के लिए अस्थायी सदस्य की शक्ति को संदर्भित करता है। भारत कई बार आता है कि भारत जो पाकिस्तान के जो आतंकवाद है उसको लेकर मामला लेके जाता है, लेकिन चाइना के द्वारा वीटो कर दिया जाता है, तो फिर वो वहीं समाप्त हो जाता है। तो ये वीटो एक, मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसा पावर दे दिया गया है यूएन के परमानेंट मेंबर को, जिसका वो दुरुपयोग करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि वीटो पावर क्या होता है। वीटो पावर किसको मिलता है? परमानेंट मेंबर को। क्या है ये? मतलब कोई भी रिजोल्यूशन आया, कोई भी अगर 5 गो जो देश है परमानेंट, वो इसको वीटो लगा दिए, तो वो फिर वो बिल पास या रिजोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, आगे नहीं बढ़ेगा। ये ध्यान में रखना। हाँ, G4 कंसेप्ट पूछा जा सकता है। G4 क्या है? भारत जैसे परमानेंट मेंबर की मांग करता है, उसी तरह से G4 में ब्राज़ील हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया और इंडिया,
ठीक है, ये परमानेंट सीट की मांग करते, परमानेंट सीट की मांग करते G4। तो इसी को नाम दिया गया G4। पूछा जा सकता है कि आपको कि G4 क्या है, ठीक है। G4 के अगेंस्ट में एक कॉफ़ी क्लब आता है, ठीक है। कॉफ़ी क्लब, ये भी समझिए कॉफ़ी क्लब क्या होता है। जी, कॉफ़ी क्लब मैं यहाँ भी लिखा हूँ नीचे। हाँ, कॉफ़ी क्लब ये क्या करते हैं कि G4 को जो परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिले, ये चाहते हैं कि G4 जो चाह रहा है कि हमको परमानेंट मेंबरशिप मिले, ये नहीं चाहते, मतलब ये अपोज करते हैं G4 को। इसमें पाकिस्तान एक मेंबर है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कॉफ़ी क्लब क्या हो गया कि नहीं चाहते कि G4 को परमानेंट सीट मिले, ठीक है। और G4 क्या होता है, वो चाहते हैं कि मुझे परमानेंट सीट मिले, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये देख लिए। अब देखते हैं हम लोग इकोसॉक, आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। यह समन्वय, नीति समीक्षा, नीतिगत संवाद, आर्थिक और सामाजिक पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिश करता है, ठीक है। इकोनॉमिक और सोशल ये ज़्यादा काम करता है। और इसकी महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए निर्वाचित 54 सदस्य, मतलब कि जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल इसमें 3 साल होता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 18 लोग चुने जाते हैं और ये 54 टोटल होते हैं। इसमें इसके सदस्य 54 है, याद रखना है। और जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है इसमें 1 साल के लिए होता है, ठीक है। लेकिन सदस्य का कार्यकाल 3 साल के लिए होता है। इसमें 54 सदस्य, ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इकोसॉक का बात कर रहे हैं, ठीक है। भारत भी इसका सदस्य है। ये संयुक्त राष्ट्र की अनेक विशिष्ट एजेंसी के भी सहयोग करता है। मेन काम इकोसॉक का क्या है, जो बहुत सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसी होते हैं या समझ सकते हैं संगठन होते हैं, उसके भी समन्वय का काम करता है इकोसॉक, ठीक है। जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इसे ये सब स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। जब हम बात करेंगे डिटेल कभी स्पेशलाइज्ड एजेंसी का, तो उस पर विशेष बात होगा। तो ये उन लोगों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं, ये आप समझ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये इसमें याद रखिएगा 3 साल सदस्य चुने जाते हैं, टोटल 54 मेंबर है और अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल होता है इसमें, ठीक है। यहाँ भी मैंने लिखा हुआ हूँ, सब बात लिखा हुआ है इसमें, देखिए। वर्ल्ड बैंक, IMF, ILO, एफओ स्पेशलाइज एजेंसी है, ठीक है। ये सब इकोसॉक के अंदर काम करता है, ठीक है। एक समझने वाली बात है कि UN का 5-6 ऑर्गन आता है, ठीक है। उसमें 5 ऑर्गन का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, ये ध्यान में रखना है, न्यूयॉर्क। लेकिन एक ऑर्गन जो ICJ है, आएगा अभी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका हेग नीदरलैंड है हेडक्वार्टर। ये ध्यान में रखने वाली बात है, जो कन्फ्यूजन नहीं होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यास परिषद, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसका स्थापना हुआ था आपका 1945 में हुआ था। शेष राष्ट्रों के बीच जो संघ अधिदेश जो आदेश है उसको लागू करने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। लगभग इसका काम अब समाप्त हो गया, ये अब एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। ICJ, इंपॉर्टेंट ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 1945 में UN का ये न्यायिक अंग है, ठीक है। इसके ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। 15 न्यायाधीश होते हैं और जिनका कार्यकाल कितना होता है, तो 9 साल होता है, ठीक है। और दूसरी बात है इसमें ये समझने वाली बात है कि इंडिविजुअल जो है, व्यक्तिगत आप केस यहाँ नहीं ले सकते। मतलब कोई एक स्टेट है मान लीजिए और एक इंडिविजुअल है, तो दोनों का केस वहाँ नहीं जा सकता है, ठीक है। केस कब जाएगा, या दोनों इंडिविजुअल है उसका भी केस नहीं जाएगा, तो केस किसका जाएगा, एक स्टेट वर्सेस दूसरे स्टेट का केस जाएगा, ठीक है। तो ये कुलभूषण जो यादव थे, उनका केस भारत और पाकिस्तान के बीच था, तो वो मामला वहाँ गया था। तो ये ध्यान में रखना है कि इसमें राज्यों के मामला जो है वही जाएगा, व्यक्तिगत मामला नहीं जाएगा, इंडिविजुअल मामला नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि एक दूसरे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एक देश दूसरे देश के खिलाफ यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। ये इंडिविजुअल का केस नहीं होता है। जैसे इसमें 15 न्यायाधीश है, तो दलवीर भंडारी इसमें इंडिया से है, ठीक है। जय जय। सचिवालय, उसके बाद सचिवालय अगला बॉडी। तो सचिवालय का क्या काम है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मिलनी वर्क करता है। ये संयुक्त राष्ट्र का महासचिव एवं हजारों संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी का सदस्य में दिन प्रतिदिन का कार्य देखता है, ठीक है। एंटोनिया गुतरेस, याद रखना है इसमें आपको नाम, ठीक है। कॉपी क्लब हमने देख लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लगभग एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए था आपको UN के बारे में, वो मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, इसका PDF आपको फर्स्ट अटैम्प्ट के ऐप से मिलेगा। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक नीचे दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दिया हुआ। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और तैयारी कीजिए, 40 दिन बचा हुआ है। और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, ताकि जो जेन्युइन तैयारी करना चाहते हैं बिना 1 रुपये खर्च किए हुए वहाँ तक इस चैनल को पहुँचाइए। धन्यवाद।